एक इंसान को अपना सैंपल देने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ प्रिकॉशंस है, वो आपको फॉलो करनी है ताकि आपका लैब रिजल्ट, लैब रिपोर्ट्स एक्यूरेट आए। टेस्ट करने से पहले अगर वो बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं है तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? कई बार पेन किलर्स वगैरह होते हैं, ये भी अफेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट को, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ चीज़ें वो आपके लैब रिपोर्ट को ज़रूर इंटरफेयर करेंगी। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो अक्सर धोखा दे सकते हैं? टाइफाइड में तो खास तौर पर होता है कि टाइफाइड कई बार डायग्नोस नहीं होता है। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनका लेवल अगर 0.1, 0.2 भी ऊपर नीचे जाता है तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है? जैसे डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की है, तो वहाँ पर उनके लिए और भी ज़्यादा अलार्मिंग हो जाता है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि किस टाइम ऑफ डे पर आपने अपना सैंपल दिया है? कई बार लोग लेट नाइट डिनर करते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी सैंपल दे रहे हैं, तो उससे आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। क्या टेस्ट महंगा है तो अच्छा रिजल्ट बताएगा, सस्ता है तो चलताऊ रिजल्ट बताएगा? ये इंश्योर करना है कि जो सैंपल आप दे रहे हैं वो कहाँ पर जा रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस पे जा रहा है, जहाँ से करा रहे हैं वो लैब एक्रेडिटेड है कि नहीं। आपने आज एक लैब से टेस्ट कराया, रिजल्ट कुछ आया, कुछ दिनों बाद दूसरी लैब से टेस्ट कराया, फिर आपका रिजल्ट कुछ और आया। कई बार तो लोग टेस्ट करने के लिए एक ही समय पर अलग अलग लैब से भी टेस्ट कराते हैं ताकि ये समझ आ जाए कि हमारी बीमारी सही में कौन सी लैब पकड़ रही है, पर रिजल्ट्स में वेरिएशन आया। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए कि हमने जिस लैब का चुनाव किया है, हमने घर पर बुलाया है या जाकर टेस्ट कराया है? कैसे ये पता चलेगा कि हमारे जो आंकड़े हैं, जो टेस्ट के रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं, असल में हमारी बीमारी वही है, असल में हमारी सेहत का हाल वही है? आप अपनी लैब रिपोर्ट्स को कैसे देखें? इस बात को समझाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और आपको आपके लैब टेस्ट को रीड करने में आज हम मदद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि मैंने आज यहाँ से टेस्ट कराया और उसमें मेरा जो ब्लड के मार्कर्स हैं वो कुछ और हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा सीटी स्कैन कुछ और रीड कर रहा है, या फिर मुझे स्टोन बता रहा है कोई टेस्ट, लेकिन दूसरी जगह कराया तो उसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन टेस्ट बुक कर रहे हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि लैब रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आजकल आता है और कई बार लैब रिपोर्ट में हम देखते हैं कि ये कुछ बोल्ड आ रहा है, तो हमें लगता है ये रीडिंग से ज़्यादा आ रहा है और उस टाइम हम उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो कई बार कुछ रीडिंग्स लैब रिपोर्ट्स में होती हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, मतलब सिग्निफिकेंट बोले तो वो कोई बहुत ज़्यादा बीमारी को नहीं दर्शाती। तो एक तो उसको आपको देखकर ऐसे परेशान नहीं होना। दूसरा, कई बार ये होता है लोगों को कन्फ्यूजन कि पहले मैंने टेस्ट कराया था तो मेरी ये रीडिंग आई थी, अब मैंने टेस्ट कराया और मैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल भी ठीक हो गया, पर फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर उनको डाउट लगता है। और ज़्यादातर ये खास तौर पे शुगर के लेवल्स में होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल में होता है कि अब मैं तो डाइट भी ठीक से फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फिर क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है। तो देखिए, इसके कई रीज़न होते हैं। जैसे आपका सवाल था कि ज़्यादातर अब लोग प्रिफर करते हैं कि घर पर ही सैंपल दें और होम कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा, अब इनफैक्ट कोविड के बाद तो बढ़ भी गया है, लोग घरों पे देते हैं। घर पे आप सैंपल दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये इंश्योर करना है कि जो सैंपल आप दे रहे हैं वो कहाँ पर जा रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस पे जा रहा है। अच्छा। लैब प्रोसेसिंग कहाँ पर है उसकी, चाहे आप घर पर दे रहे हैं या किसी कलेक्शन सेंटर में जाकर दे रहे हैं, अल्टीमेटली सैंपल जाएगा आपका मेन जो सेंट्रलाइज्ड लैब होती है जहाँ पर वो प्रोसेस होता है। तो सैंपल जा कैसे रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो ठीक तरीके से स्टोर हो रहा है कि नहीं, उसको ठीक टेम्परेचर में स्टोर किया गया है कि नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके उसे ले जा रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पर भी आप सैंपल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं और जो भी फ्लेबोटमिस्ट आ रहा है, तो एक फ्लेबोटमिस्ट का आप क्रेडेंशियल्स का थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो भी पूछ सकते हैं, वो सभी का राइट है। दूसरा, उनसे पूछ सकते हैं कि सैंपल कहाँ पर जाएगा, कितने डिस्टेंस पे जाएगा। और आजकल तो वैसे जिस तरह से सैंपल जाता है तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आता रहता है कि अभी सैंपल लैब में पहुँच गया, अभी बुक हो चुका है और अभी प्रोसेसिंग में, तो इस तरह से भी नोटिफिकेशंस आते हैं। तो ये आपको कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है लैब के लेवल। तो पहली बात ये कि वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होकर सही एनवायरनमेंट में आपके घर से जहाँ टेस्टिंग होनी है वहाँ तक पहुँचे,
कितनी देर में पहुंचा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपका टेस्ट करने के लिए जो व्यक्ति आया है, फ्लेबोटोमिस्ट जिसको कहते हैं, वो उसकी क्या स्थिति है, वो कितना जानकार व्यक्ति है, क्या उसने सही तरीके से सैंपल विड्रॉ किया है या नहीं किया है, उसको सही तरीके से स्टोर किया है नहीं किया है, सही अमाउंट लिया है या नहीं लिया है, ये भी मैटर करता है। कई बार हम देखते हैं यूरिन के सैंपल रिजेक्ट हो जाते हैं कि हाँ देखिए, अमाउंट का तो कई बार जो सैंपल दे रहा है वो इंश्योर नहीं कर सकता, वो तो खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो भी ले रहा है उनकी। पर हाँ ये जरूर है कि वो ठीक तरीके से ग्लव्स वगैरह और इन सब चीजों को जो प्रॉपर उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको हम प्री एनालिटिकल एरर्स कहते हैं कि कई बार वो ठीक तरीके से सैंपल नहीं ले रहा, लेबलिंग वगैरह ठीक से नहीं की है, तो कई बार वो रिजल्ट के अंदर इंटरफेयर हो जाता है। तो ये लैब के लेवल पर होता है, पर कई बार हम इंडिविजुअल के लेवल पर भी देखें कि हमारे स्तर पर भी कई चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास वो आए तो वो पूछेंगे कि आप खाली पेट हैं कि नहीं हैं, पर इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पूछी जाती कि आप किसी तरह की दवा पर है कि नहीं, कोई आप सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे, ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल कैसा है। वो कई चीज़ें हैं जिसमें हमारी, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री बोली, बायोकेमिकल्स बोले बॉडी के, ये डिपेंड करता है, ये वेरी करते हैं। जैसे आपका हॉर्मोन्स लेवल्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं। आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं वो आपके लैब रिजल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। आप जब सैंपल दे रहे हैं तो हम फास्टिंग में कहते हैं कि खाली पेट हैं, पर आप पानी भी आपने नहीं पिया, आप डिहाइड्रेटेड हैं, या आप जब सैंपल दे रहे हैं उससे एक दिन पहले आपकी कोई ओवर फास्टिंग रही होगी, ज़्यादा लंबे समय तक आप फास्ट में रहे होंगे, तो ऐसी कई कंडीशन हो सकती है। लैब के लेवल पर कई बार ऐसा होता है कि इक्विपमेंट भी वेरी करते हैं। जैसे एक लैब में कोई एक कंपनी के इक्विपमेंट है, दूसरी लैब में किसी डिफरेंट कंपनी के इक्विपमेंट है, और दूसरा कई बार कंफ्यूजन ज़्यादातर लोगों को रहती है कि लैब की जो रेफरेंस रेंज होती है वो थोड़ी वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है कि वो किट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डिफरेंट होता है, तो उस किट के अकॉर्डिंग वो लैब की रेफरेंस रेंज हो सकती है। तो एक बार जो आप अपनी रीडिंग को कंपेयर कर रहे हैं, उसको कंपेयर करने से पहले ये देख लें कि इसकी रेफरेंस रेंज क्या है, इसकी अपर लिमिट क्या है, तो वो भी एक लैब के लेवल पर हो सकते हैं। रिजल्ट्स को समझें उससे पहले जो लोग अपना सैंपल देते हैं उनकी बात करते हैं। हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि 8 से 12 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर्ड है। उसके अलावा एक इंसान को अपना सैंपल देने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? कई लोग सोचते हैं पहले हम फिट हो जाएं, एक हफ्ता सब छोड़ दें फिर सैंपल देंगे। किस तरह से देना चाहिए सैंपल? आइडियली तो देखिए, सैंपल आपको उसी तरह से देना चाहिए जिस तरह की आपकी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, ताकि आप ये देख पाएं कि इस लाइफस्टाइल में, इस तरह की जीवन शैली में अभी मैं कहाँ पर हूँ। क्योंकि आपने एक हफ्ते बहुत अच्छा सा कंट्रोल किया, आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं डाइट को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, और फिर आप सैंपल दे रहे हैं, तो और उसके बाद सैंपल देने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसके बाद आपका फिर वही से लाइफस्टाइल आ गया, फिर आप टिक्की गोलगप्पे खा फिर वही सब। तो वो कई बार काफ़ी चीज़ों में उसका फ़र्क आता है आपके लैब रिपोर्ट्स के अंदर। तो एक तो जैसा लाइफस्टाइल है आप उसी को चेक करिए, पर हाँ ये ज़रूर है कि कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ प्रिकॉशंस है, वो आपको फॉलो करनी है ताकि आपका लैब रिजल्ट, लैब रिपोर्ट्स एक्यूरेट आए। जिसके अंदर जैसे हमने बताया कि हॉर्मोन्स के लिए कई बार जैसा होता है, जैसा थायराइड हो गया, वो काफ़ी कॉमन एक टेस्ट है, तो उसके लिए प्रेफर करा जाता है कि आप सुबह सैंपल दें और एक बार डॉक्टर से पूछ लें कि विद मेडिसिन देना है या विदाउट मेडिसिन देना है, क्योंकि सबसे पहले थायराइड की गोली सुबह खाई जाती है, तो वो मेडिसिन के साथ कंट्रोल देखना चाहते हैं। तो मतलब ज़्यादातर यही रिकमेंडेशन होती है कि भाई वो मेडिसिन खाकर सैंपल दे रहे हैं ताकि वो देख सकें कि किस तरह से दवा की पोटेंसी रही है। तो ये भी कई चीज़ें ज़रूर आप इंश्योर कर लें क्योंकि इसमें कई वेरिएशंस आते हैं। दूसरा, अगर हम देखें खास तौर पे जो आपकी अदर बायोकेमिस्ट्री, जैसे आपका लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो उसमें इंश्योर कर लें थोड़ा सा 12 आवर्स की फास्टिंग, या कई बार लोग लेट नाइट डिनर करते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी सैंपल दे रहे हैं, तो उससे आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं। और जैसे आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज वगैरह ऐसा उससे एक दिन पहले खा रहे हैं या अल्कोहल का आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए आ सकते हैं। तो ये करना, और थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रेशन का ज़रूर ध्यान रखिए, लिक्विड इनटेक, पानी वगैरह ठीक से आपका पिया हुआ होना चाहिए। ऐसे ही जैसे यूरिन का सैंपल दे रहे हैं, तो यूरिन के सैंपल के अंदर आपको थोड़ा ट्राई ये करना है कि वो मिड स्ट्रीम का सैंपल हो, बिकॉज वो आप लेकर आएंगे, उससे भी कई थोड़ा सा रिपोर्ट्स में वेरिएशन आ सकता है।
बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, कई बार उसकी वजह से यूरिन का सैंपल आपका अफेक्ट हो सकता है। कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं या कोई और सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, वो आप ज़रूर एक बार इंश्योर कर दें और टेक्नीशियन जो सैंपल लेने के लिए आ रहे हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें और बता दें। आमतौर पर बहुत सारे लोग आजकल हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, B12, विटामिन डी, कैल्शियम, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं। कई लोग तो हर्बल सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो क्या सैंपल टेस्ट करने से पहले अगर वो बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं है तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? हाँ, आइडियली बंद कर दे तो ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों में, कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया है कि जैसे आप बायोटीन वगैरह का सैंपल ले रहे हैं, आपके मल्टीविटामिन में बायोटीन है, तो वो आपके थायराइड के अफेक्ट कर सकता है रिजल्ट्स को। क्योंकि ओवरऑल आप सारा ले रहे हैं, पूरा आजकल जो सैंपल लिया जाता है उसमें कंप्लीट पैकेज टेस्ट करते हैं। आपने थायराइड के लिए नहीं भी कराया हो बट वो रिपोर्ट आपकी फॉल्सली थोड़ी सी इंक्रीज्ड आ सकती है, तो वो आपको स्टॉप करना चाहिए। कोई अगर जिम वगैरह जाता है और वो किसी तरह के सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो क्रेटीन का सप्लीमेंट ले रहा है, तो उससे भी माइल्डली थोड़े से उसके किडनी के जो मार्कर्स है वो स्लाइटली रेज्ड आ सकते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज की वजह से भी कई बार किडनी के जो मार्कर हैं थोड़ा सा वो आपके वेरी कर सकते हैं। बहुत हैवी एक्सरसाइज, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज का मैं नहीं कह रहा, बट वो भी कई बार वेरी कर सकते हैं। और कुछ रिपोर्टें और वेरी करती है जिनको लेकर कई बार परेशान हो जाते हैं हम कि जैसे आपका ESR हो गया, CRP हो गया, कि आपने कराया वो आपका नॉर्मल था और फिर आपने दोबारा रिपीट कराया, उसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ, क्योंकि ये कुछ ऐसी रीडिंग्स है जो नेक्स्ट डे ही चेंज होती रहती है। आप किस कंडीशन में, आपको कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ वगैरह है, तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, CRP, SR, ये थोड़ा रेज्ड हो सकते हैं। यानी आज दिया सैंपल तो कुछ और आएगा, कल दिया तो कुछ और आ सकता है। कल दिया तो कुछ और आएगा। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह का वेरिएशन होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें थोड़ा हमें ज़्यादा जो सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी फंक्शन के टेस्ट है, थोड़ी सी सेंसिटिव टेस्ट है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ये सब ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की आप मेडिकेशन लेकर, मेडिकेशन में भी मैंने खास तौर पे बताया कि कई बार पेन किलर्स वगैरह होते हैं, ये भी अफेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट को। एंटीबायोटिक लेकर हम कई बार करा रहे हैं तो उससे भी हमारी रिपोर्ट्स में वेरिएशन आ सकता है। टाइफाइड की रिपोर्ट में जैसे ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर है, वो एंटीबायोटिक आप सैंपल लेकर फिर आप सैंपल दे रहे हैं तो उससे अफेक्ट हो सकता है। तभी ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं ना कि पहले आप सैंपल दे दो फिर आप एंटीबायोटिक शुरू करना। ओके, यस। अब इसमें आपने एक चीज़ कही कि पानी जो है वो कई लोग हाइड्रेट नहीं होते, उससे भी फर्क पड़ता है, तो पानी कम पीने से रिजल्ट गड़बड़ा सकता है? हाँ, पानी कम पीने से जैसे कई बार किडनी फंक्शन टेस्ट के रिपोर्ट में वेरिएशन आता है, तो वो अज्यूम करते हैं कि भाई ये डिहाइड्रेटेड रहे हों, और कई बार डिहाइड्रेशन रहते हैं तो आप जब आपका सैंपल लेते हैं वो वेन्स भी ठीक तरीके से विजिबल नहीं होती है, ब्लड फ्लो भी प्रॉपर ब्लड फ्लो भी नहीं है, तो इस वजह से कि हाइड्रेशन आपका, मतलब हम ये नहीं कहते कि ओवर हाइड्रेशन हो, बट नॉर्मल जो आप पानी पी रहे हैं, बिकॉज फास्टिंग कोई भी आप टेस्ट कराएंगे, फास्टिंग का मतलब उसमें लिक्विड पानी अलाउड होता है, चाय वगैरह या और सब चीजें नहीं पी सकते, पर पानी पी सकते हैं। दूसरा, जैसे कई बार हम ब्लैक कॉफी और ये सब चीजें भी अवॉइड करने के लिए एक दिन पहले, या मीठा वगैरह भी, मीठा कोई भी शुगरी ड्रिंक वगैरह भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उससे भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, आपके फ्लूइड्स निकलते हैं, तो उससे भी कई बार रिपोर्ट्स में वेरिएशन आता है। फिलहाल देखें तो सीजनल वेरिएशंस में जैसे हम देखें कि कुछ आपके जो वायरल वाले टेस्ट होते हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रहता है लैब टू लैब। अच्छा। तो कई बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं इस तरह के लोग कि भाई प्लेटलेट काउंट, क्योंकि प्लेटलेट काउंट को डेंगू से कोरिलेट किया जाता है, तो एक थोड़ा सा घबराहट रहती है कि प्लेटलेट काउंट कम आया, ज़्यादा आया, तो वो भी कई बार थोड़ा सा वेरी हो सकता है लैब टू लैब, क्योंकि उसमें एक तो ऑटोमेशन होता है कि जो मशीन की रीडिंग है, एक खुद पैथोलॉजिस्ट मैनुअली भी देखते हैं, तो मशीन और मैनुअली उनको कोरिलेट करके फिर रीडिंग दी जाती है। तो इसमें कई बार आप पूछ सकते हैं ऐसे कि आपके प्लेटलेट काउंट में आपको थोड़ा सा वेरिएशन लग रहा है, वो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें पहले तो इतना था, अब मेरा फिर कम दिखा रहा है, तो आप लैब से पूछ सकते हैं कि इसमें इसको मैनुअल तरीके से भी क्या डॉक्टर ने भी देखा है कि नहीं, या मैनुअल तरीके से भी चेक किया है कि नहीं। आइडियली क्या करना चाहिए, मशीन की रीडिंग और मैनुअल रीडिंग को मिलाकर देना चाहिए प्लेटलेट काउंट में, क्योंकि प्लेटलेट काउंट भी आपके, जैसे अगर आपको किसी भी तरह का सीजनल फीवर है, डेंगू खास तौर पे, तो उसमें प्लेटलेट काउंट वेरी करते हैं सुबह से शाम तक, और वो मॉनिटर किए जाते हैं पेशेंट्स की कंडीशन देखने के लिए। तो इस वजह से ज़रूरी है कि वो
मशीन रीडिंग के साथ साथ एक पैथोलॉजिस्ट उसको मैनुअली भी चेक करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी जो टेस्ट करा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान से उसको रीड करे, वैसे तो खुद रीड ना करे, डॉक्टर जी। रीड करे, लेकिन वो पूछ कई बार सकते हैं। मरीज को अपने बारे में जितना पता होता है शायद उतना डॉक्टर को नहीं पता होता। तो एग्जैक्टली। मरीज की जो हिस्ट्री है, उसको जो हम्म बीमारियां हैं, उनको ध्यान में रख के बताना कितना हम्म इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने बताया कि लैब रिपोर्ट के अंदर और ख़ास तौर पे वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप कोई रेडियोलॉजी का टेस्ट करा रहे हैं, जैसे अपना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एमआरआई सीटी स्कैन करा रहे हैं, वहाँ पर हिस्ट्री ज़रूरी होती है। और हिस्ट्री में कई बार लगता है किसी को कि भाई हम प्रॉब्लम ही बता रहे हैं तो फिर रिपोर्ट में क्या पता चलेगा, बट वो बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बताने से क्या होता है, कई बार हो सकता है आपको जो टेस्ट एडवाइस किया हो, आपको सीटी स्कैन एडवाइस किया हो, पर आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एमआरआई बेहतर है। तो कई बार वो एमआरआई में चेंज कर दिया जाता है कि इसमें आपका डायग्नोसिस बेहतर होगा। इसी अच्छा। जी जी बिल्कुल। और इसी तरह से कई बार कई चीज़ें और भी होती है, जैसे जो अल्ट्रासाउंड में ठीक तरीके से डायग्नोस नहीं हो सकती, तो उसके लिए हो सकता है सीटी स्कैन कराना पड़े। तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हिस्ट्री में ये है कि एग्जैक्ट पेन कहाँ पर है, कितने दिन से है, उसके साथ और किस तरह के क्या सिम्टम रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वो हिस्ट्री ठीक से नहीं बताते, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से उनको देखना होता है वो कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसलिए वो क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपके डॉक्टर से बात नहीं हो पाती जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी। तो इस वजह से आपको अपनी हिस्ट्री, जैसे आप डॉक्टर को बता रहे हैं, वैसे ही जहाँ पर किसी भी आप लैब या इमेजिंग सेंटर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉपर हिस्ट्री बताएं, ताकि आपको ठीक तरीके से एक राइट डायग्नोसिस मिल सके। जो भी आपका टेस्ट कर रहा है उसको हिस्ट्री बता दीजिए। हाँ, जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपका ब्लड सैंपल लेने आए हैं तो उनको आप टेक्नीशियन को एक बार बता सकते हैं। वैसे अब सबसे ज़्यादा कई जगह पर इस चीज़ को लेके वैसे कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि जैसे खास तौर पे फीवर के सीज़न में, वायरल में, कि जैसे वायरल जब चल रहा है तो डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, वो कई बार डिफरेंशिएट हो नहीं पाता, क्योंकि स्लाइटली से सिम्टम्स में वेरिएशन होता है। तो कई बार वो कन्फ्यूजन रहती है कि लगता है कि इनको शायद रैशेज आ रहे हैं तो ये प्लेट इसका डेंगू ना हो, और लगता है पता है कि टाइफाइड पॉजिटिव आया है। कई बार डेंगू का टेस्ट करा लेते हैं और बाद में पता लगता है कि वो तो चिकनगुनिया उसको होकर चला गया। तो ऐसी कई चीज़ होती है, क्योंकि सब में कॉमन फीवर तो सब में ही होता है, और बॉडी एक वगैरह होना ये भी सब में कॉमन होता है। तो कई बार ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट टेस्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने सिम्टम्स ठीक तरीके से अगर हम बताएं तो जो डॉक्टर भी टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि कौन सा टेस्ट कराना ज़रूरी है। ओके। टाइफाइड के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि उसके बहुत फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, उसका क्या रीज़न है और ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो अक्सर धोखा दे सकते हैं? हाँ, ऐसे अक्सर होते हैं। जैसे टाइफाइड में तो खास तौर पर होता है कि टाइफाइड कई बार डायग्नोस नहीं होता है। टाइफाइड में जैसे एक रैपिड टेस्ट होता है, टाइफीडॉट कहते हैं जिसको, तो टाइफीडॉट काफ़ी ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है आपका। जैसे वायरल फीवर है उसके अंदर भी वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें पॉजिटिव आया है टाइफीडॉट तो आपको टाइफाइड ही है। अच्छा। ऐसे ही एक विडाल टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट में ये रिकमेंडेशन है कि भाई आपको 1 वीक तक का फीवर है तो उसके बाद ही आपको विडाल टेस्ट कराना। अगर पहले करा लिया तो भी उसमें कुछ नहीं आएगा, और आप बाद में भी कराते हैं तब भी कई उसमें टेक्निकल इश्यूज रहते हैं कि उसमें डिटेक्ट नहीं होता और आपको लग रहा है कि आपको टाइफाइड के सिम्टम्स है सभी तरह के। तो उसमें टाइफाइड के लिए बेहतर रहता है कि आप ब्लड कल्चर टेस्ट कराएं। और अब तो वैसे भी जैसे गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस कर रही है, जितना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बिकॉज हम एंटीबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा वैसे ही खाते हैं और तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती ठीक से। तो टाइफाइड में भी जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है, तो जो ब्लड कल्चर टेस्ट है उसके जरिए ये जाना जा सकता है एक तो आपको टाइफाइड है कि नहीं, एक इस टाइफाइड के अंदर कौन सी वाली एंटीबायोटिक्स है जो कि आपके लिए सेंसिटिव है, या कौन सी वाली रेजिस्टेंट है जो ठीक से कारगर नहीं होगी। तो ब्लड कल्चर, और अगर यूरिन का इन्फेक्शन का डाउट है किसी को, यूटीआई का, तो उसमें यूरिन कल्चर टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, जिनकी रिपोर्ट्स आने के अंदर भी 48 आवर्स मिनिमम लग जाते हैं। तो एक तो आपने कहा कि टाइफाइड का जो टेस्ट है वो अक्सर धोखा दे सकता है, और भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो डिसेप्टिव होते हैं, कई बार पकड़ में नहीं आते। हाँ, तो कई बार कई चीज़ें इसमें ये भी होती है, जैसे आपकी कोई रीडिंग है, आपको लग रहा है थोड़ा हायर साइड पे है, तो थोड़ा आपको उसको क्रॉस चेक, रीचेक ज़रूर कराना है। वो तो किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग्स हो सकती है।
HbA1c टेस्ट है कई बार, उसको लेकर मतलब मैं बॉर्डर लाइन और इनके ऊपर भी बताना चाहूँगा। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे हम इंडिया में जैसे सब देख रहे हैं कि भाई प्री डायबिटिक बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर आपने यही सुना होगा कि एकदम लोग कहते हैं अरे मेरे को तो कुछ था नहीं, अचानक से डायबिटीज़ हुई। तो HbA1c यानी आपके शरीर में डायबिटीज का 3 महीने का जो एवरेज है वो टेस्ट बता देता है। हाँ, वो बता देता। अब उसमें क्या है कि जैसे हम रीडिंग्स के अकॉर्डिंग भी पूरा हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए। कई बार अगर हम अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो एग्जैक्ट क्या रीडिंग चाहिए वो नॉर्मल है, उसमें भी देखना है कि कितना वेरिएशन आ रहा है, कि नॉर्मल में भी वो बढ़ रहा है कि कितना कम है। जैसे आपका अगर हम HbA1c जो कि ये बता देता है कि आपको डायबिटीज़ होने की संभावना कितनी है, मतलब आप बॉर्डर लाइन पे हो या डायबिटीज़ हो चुकी है, तो उसमें रीडिंग जैसे 5.4 से लेकर 6.2 6.4 तक ऐसा होता है कि इस रेंज के अंदर हैं तो ठीक है, और अगर 6.4 से आप आगे बढ़े तो आप डायबिटीज की तरफ मुड़ गए। तो पहले कभी 5.4 आ रहा है, फिर आप 1-2 महीने 4 महीने 1 साल बाद कराते हैं, फिर 5.6 आ गया, पर वो रेंज में ही है, पर आपको लगा कि नहीं मेरा तो रेंज में ही चल रहा है ना, पर वो रेंज में नहीं है, आपको लोअर साइड पर ही ट्राई करना है। तो ऐसी कुछ सेंसिटिव चीजें हैं जो स्लोली बढ़ती है, कि डायबिटीज भी एकदम से नहीं होगी। ऐसा ही इंसुलिन टेस्ट, इंसुलिन कई बार हमें ये बताता है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना ही डेवलप होना शुरू होता है। तो जैसे कोई ये जानना चाहता है कि भाई मेरे को डायबिटीज होने की कितनी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो फिर वो इंसुलिन का टेस्ट भी अपना उसमें एड ऑन जरूर कराएं, और इंसुलिन की भी रीडिंग जैसे 1 साल में देखे, 6 महीने में, कि वो बढ़ तो नहीं रही, मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल को ना देख के कुछ चीजों में ये जरूरी है अगर उसका ट्रेंड बढ़ने की तरफ है तो उसके लिए खतरा भी मरीज के लिए बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, तो वो लाइफस्टाइल अपनी उसी तरह से करेक्ट करने की जरूरत है। एक जैसे रीडिंग्स कई बार वेरी कर जाती है, ट्राइग्लिसराइड, तो उसमें जैसे रात को कुछ आपने बहुत हैवी मील ऐसा लिया हो और प्रॉपर आपकी फास्टिंग नहीं रही हो, तो वो ट्राइग्लिसराइड भी थोड़े उसके अंदर काफी बड़े हुए दिख सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स है जिनके अंदर ज्यादा वेरिएशन आता है। बाकी बायोकेमिस्ट्री में इतना फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हॉर्मोन्स में भी फर्क पड़ सकता है। कुछ आपके जैसे स्ट्रेस हार्मोन वगैरह, कोर्टिसोल वगैरह डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, तो मॉर्निंग में वो पीक पर होते हैं, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन के लिए भी जैसे रिकमेंडेड है कि मॉर्निंग में ही सैंपल दें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इस बात से फर्क पड़ता है कि किस टाइम ऑफ डे पर आपने अपना सैंपल दिया है? हाँ, इस हॉर्मोन्स का खास तौर पे फर्क पड़ जाता है। फास्टिंग के तो प्रेफरेबली है कि मॉर्निंग में दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग ओवर फास्टिंग कर आ जाते हैं कि रात को खाना खाया जो भी 9 बजे 10 बजे, और अगले दिन 1 या 2 बजे आएंगे, तो वो ओवर फास्टिंग हो गई। तो ओवर फास्टिंग की वजह से वैसे आपकी रीडिंग्स थोड़े से कम आई है, बट एक्चुअल में वो कम नहीं है, वो बिकॉज ऑफ ओवर फास्टिंग है। तो इस वजह से वो फास्टिंग का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ चीज़ों का जैसे हमने बताया कि वो अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं रखना। तीसरा, जो किसी तरह की कोई अगर आप मेडिसिन वगैरह सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको स्टॉप कर फिर आप दें। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूरी है आपको किसी भी तरह की, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिले। बिल्कुल, इसीलिए बीपी के मरीजों को डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर को समझना है तो सुबह चेक कीजिए और फिर शाम को चेक कीजिए, फिर सुबह चेक कीजिए, शाम को चेक कीजिए, ऐसा 5 दिन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि असल में आपका ब्लड प्रेशर किस रेंज में चल रहा है। इसीलिए टाइम, किस समय आपने सैंपल दिया, आपके शरीर की उस समय स्थिति क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है। अब सवाल ये है कि एक टेस्ट रिपोर्ट आ गई हाथ में और उसके हिसाब से हमारी दवा भी चालू हो गई, कैसे पता चलेगा कि ये गड़बड़ है? तो कुछ इंडिकेशंस होंगे? हाँ, आइडियली क्या होता है, जैसे कोई भी एक बार एक सिंगल रिपोर्ट पे, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज की तरफ मुड़ रहे हैं या उसमें लगा कि डायबिटीज, तो पहले तो एक बार जरूर हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी तरह की दवा शुरू करने से पहले, और ज्यादातर डॉक्टर भी ऐसा करते हैं कि एक बार पहले कहते हैं कि एक बार आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक करो और उसके बाद आप फिर से दोबारा इसको चेक कराओ। खास तौर पे शुगर अगर बढ़ा हुआ है या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, तो उसमें पहले यही कहा जाता है कि एक बार आप देख लो। बट अदरवाइज फिर उनको ये लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल क्लिनिकली मैच कर रहा है। कि अगर कोई कहता है कि मेरा लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, फिर उससे जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं बाहर का भी खूब खाता हूँ, एक्सरसाइज में करता नहीं हूँ, स्ट्रेस लेवल मेरा ज़्यादा है, स्मोक भी करता हूँ, तो फिर वो कहेंगे कि भाई बेटर है दवाई शुरू कर ही लो। पर कोई कहता है कि नहीं, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है, मैं तो मतलब बाहर का भी कुछ नहीं खाता, मीठा भी नहीं खाता, और मेरी रीडिंग बढ़ी हुई आ रही है,
तो वहां पर थोड़ा सा वो क्लिनिकली मैच नहीं कर रही, उसके लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रही। तो उस केस में या तो ये किया जा सकता है कि वो 1-2 महीने थोड़ा सा और लाइफस्टाइल ठीक करके और उसको रिपोर्ट को रिपीट कराए, क्योंकि ज़्यादातर सब बताते नहीं है ठीक तरीके से अपनी लाइफस्टाइल। और अपने टेस्ट को धोखा देके क्या करेंगे लोग, नहीं, अपना नुकसान। पर ये अक्सर होता है ऐसा कि, है लोग ना। और बताते नहीं। दूसरा इसमें ये किया जा सकता है कि कुछ सेंसिटिव रीडिंग्स होती है, रिपोर्ट्स होती है, उनमें फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यूरिन में अगर आपका लग रहा है कि प्रोटीन आ रहा है, तो रिपीट कराकर फिर एक बार देखना ज़रूरी है। ऐसा ही मैंने बताया कि जैसे सीरम क्रेटिनिन लेवल है, वो फिर आपको ज़रूरी है कि एक बार आप उसको रिपीट कराकर यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनका लेवल अगर 0.1 0.2 भी ऊपर नीचे जाता है तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इसमें जैसे किडनी वाले काफ़ी ज़्यादा क्रेटिनिन सैंपल्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अगर उनकी हिस्ट्री भी जैसे डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की है, तो वहाँ पर उनके लिए और भी ज़्यादा अलार्मिंग हो जाता है। दूसरा कई चीज़ें, कई फिर लैब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कुछ रीडिंग्स ऐसी लगती है कि उनको क्रिटिकली अगर वो हाई आ रही है इमीडिएटली, जैसे क्लॉटिंग टाइम वाली, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर एक तो उस रिपोर्ट के लिए इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को भी, और जिनका सैंपल लिया गया उनको भी बताना पड़ता है। तो उसमें फिर ये होता है कि उसको क्रॉस चेक, हाँ, कार्डियक मार्कर्स की काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस रहती है, जैसे ट्रोपोनिन टी हो गया, ट्रोपोनिन आई हो गया, तो ये क्रिटिकल होते हैं कि आपने जैसे किसी भी वजह से डॉक्टर ने आपको लिखा है चेस्ट पेन और सब, आपने ईसीजी कराया और उसके बाद आपके ब्लड मार्कर्स भी हुए हैं, तो जो कार्डियक मार्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो लग रहा है कि रिपोर्ट ठीक आई है तो शायद डॉक्टर एक बार दोबारा भी उनको रिपीट कराकर देख सकते हैं, क्योंकि कई बार उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं वो। तो ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ये सुपर सेंसिटिव टेस्ट है और ये इमीडिएटली ज़रूरी है बताना। ऐसे ही रेडियोलॉजी में भी कुछ चीज़ें होती है कि जैसे अपेंडिक्स वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है। उसमें कई बार ये हो जाता है कि अगर आपको पेन है कंप्लीट और अल्ट्रासाउंड के अंदर नहीं आया है, तो कई चीज़ें होती है जो अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस नहीं होती, पेन एब्डोमेन की, उसमें फिर सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत होती है। तो एक बार आप ज़रूर उस चीज़ को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए कि अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ गया तो सब कुछ नॉर्मल है और पेन भी है। तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो एक चीज़ पे, एक लेवल पे डायग्नोस नहीं हो पाती, फिर उसके लिए रीचेक करने की ज़रूरत होती है। रीचेक, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जैसे अपेंडिक्स वगैरह है वो अल्ट्रासाउंड में नहीं डायग्नोस होता। कई तरह के स्टोन हैं जो अटके हुए होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में नहीं होते, तो उसके लिए सिटी स्कैन ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये कई बार चीज़ें अक्सर रहती हैं। कई बार लोग अपनी वेलनेस के लिए रूटीन टेस्ट कराते हैं, जैसे आपने कहा पैकेजेस होते हैं, उसमें जो नॉर्मल टेस्ट है वो सब कवर करता है, ज़्यादातर ब्लड और यूरिन के टेस्ट होते हैं। अगर वो ठीक आ रहे हैं तो क्या फिर एडवांस टेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या कुछ टाइम के बाद एक बार आपको स्पेसिफिक टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है? नहीं, देखिए, जो ब्लड टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट काफ़ी बेहतर होते हैं, ज़रूरी है बेसिक लेवल पर आपको ब्लड टेस्ट कराना। कोलेस्ट्रॉल लेवल, लीवर, किडनी फंक्शन टेस्ट, इतना सब ठीक है। आपने अपने विटामिन डी, B12 लेवल्स देख लिए क्योंकि वो काफ़ी डेफिशिएंट होते हैं, आयरन लेवल्स वगैरह उसमें चेक हो जाते हैं, तो इतने तक ठीक है। पर आप ये जानना चाहें, जिसको लेकर ज़्यादा लोग कंसर्न रहते हैं कि भाई ये मैंने करा लिया तो मेरा हार्ट भी फिट है कि नहीं, तो वो नहीं होता है। हार्ट वगैरह के लिए, या फिर अगर हम देखें कि प्रिवेंटिव, जैसे कैंसर को लेकर थोड़ा सा लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो वो टेस्ट खाली आपकी बायोकेमिस्ट्री में या ब्लड में नहीं आएंगे, उसके लिए स्पेशल टेस्ट आपको कराने की ज़रूरत होती है, खासतौर पे हार्ट के लिए ज़रूरी है। अगर 40 की उम्र है या उससे पहले की भी कम उम्र है, तो अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री है आपकी, मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़े हुए आ रहे हैं, वज़न भी ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है और सब चीज़ें, तो इकोकार्डियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियो नामक ऐसे टेस्ट होते हैं जो हार्ट के फंक्शन के बारे में और हार्ट में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, वो उनसे पता लगता है। और फीमेल्स में जैसे बार बार बात की जाती है कि सर्विकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा है, तो एक पैप्समियर टेस्ट होता है और एक मेमोग्राफी टेस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ये इस तरह के कुछ टेस्ट रिकमेंडेड है। और आप अगर ब्लड सैंपल दे रहे हैं घर पर, तो एक दो चीज़ और इंश्योर कर लें कि अगर एज मेल की 45 से अबव है, तो एक PSA नामक टेस्ट होता है प्रोस्टेट का, वो आप उसके अंदर ज़रूर ऐड करा कर देख सकते हैं। बट अदरवाइज जैसे कुछ ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी होते हैं वो सब, बट वो उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते,
प्रिवेंशन के नाम पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको कुछ जो मैंने रेडियोलॉजी के टेस्ट बताएं वो ज़रूरी है, और एक अल्ट्रासाउंड 1 साल में ज़रूर करा कर देख लें, जिसमें पूरा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, क्योंकि अंदर क्या चेंज आ रहा है बॉडी ऑर्गन्स में वो आपके ब्लड टेस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फैटी लीवर है कि नहीं वो आपके ब्लड में इतना ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा, आपको कोई स्टोन डेवलप हो रहा है कि नहीं। गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा इंसिडेंटली पता लगता है कि कोई पेन वगैरह की हिस्ट्री होती नहीं, बट अल्ट्रासाउंड किया तो पता लगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड भी आप ज़रूर कराएं। तो ये साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार कब हाँ। कराने चाहिए ऐसे टेस्ट जिनके लिए लैब में जाने की ज़रूरत है? साल में आप एक बार करा लें। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी फाइंडिंग आ रही है तो फिर आपको कई बार उसको फॉलो अप करना पड़ता है, कि जैसे फैटी लीवर है तो उसको चेक करने के लिए आप अपना एक फॉलो अप करा सकते हैं, या कुछ और ऐसी अनयूजुअल चीज़ दिख गई है तो उसमें डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप एक बार इसको रिपीट करा के फॉलो अप कराते रहें, तो वो एक ज़रूरी टेस्ट हो जाता है। और सेम जो यही आपका बताया जैसे कि CT एंजियोग्राफी वगैरह टेस्ट है, इसके लिए अगर आपका नॉर्मल आ गया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा, 5 साल तक तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इकोकार्डियोग्राफी भी अगर आपका नॉर्मल है तो आपको ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि कोई एग्जर्शन वाली एक्टिविटी में कुछ भी जा रहे हैं तो उस टाइम ज़रूर चेक करके देख लें कि आपका हार्ट उस एग्जर्शन वाली एक्टिविटी के लिए फिट है कि नहीं, कि कभी आपने किया नहीं। जैसे मैराथन वगैरह के लिए अभी कुछ दिन पहले एक आए थे कि उनको मैराथन के लिए जाना था, तो वो जस्ट चेक करना चाह रहे थे कि भाई मेरा हार्ट वगैरह सब, तो CT एंजियोग्राफी कराया तो ब्लॉकेज थी 50-60%। तो ऐसे काफ़ी आते हैं, क्योंकि कुछ जो ब्लॉकेज होती है उनमें सिम्टम्स वगैरह ऐसा नहीं होता है, तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी एक्टिविटी में जाने से पहले एक बार आप अपने टेस्ट करा लें। अब एक जनता के मन का सवाल ये है कि कुछ टेस्ट पैकेजेस में मिलते हैं, बड़े सस्ते पड़ते हैं, लैब में जाते हैं तो वही टेस्ट बहुत महंगे पड़ते हैं। तो क्या टेस्ट महंगा है तो अच्छा रिजल्ट बताएगा, सस्ता है तो चलताऊ रिजल्ट बताएगा, ऐसा मानना चाहिए? नहीं, देखिए टेस्ट जहाँ से करा रहे हैं वो कुछ चीज़ को आप इंश्योर कर लें, क्योंकि कई बार टेस्ट का जो पैकेज का रेट है कई बार वो, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा सैंपल्स होते हैं तो वो टेस्ट रिपोर्ट आपका जो प्राइस है वो थोड़ा उनको कम आ जाता है किट का, तो इस वजह से वो प्राइसिंग लैब उस तरह से रखते हैं बंडल ऑफ टेस्टिंग का। बट इसमें इंश्योर ये करना है कि जहाँ से करा रहे हैं वो लैब एक्रीडिएटेड है कि नहीं, जैसे NABL वगैरह, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ एक्रीडिएशंस है, तो उनको इंश्योर करना होता है कि भाई यहाँ पर चीज़ें ठीक तरीके से होंगी, तो वो इंश्योर कर लें। दूसरा ये भी देख लें कि भाई वो सैंपल कहाँ पर जा रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आपकी लैब के नीचे वो रिपोर्ट किसने देखी है, वो डॉक्टर का नाम वगैरह आता है, उसके पूरे क्रेडेंशियल्स वहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको इंश्योर करना। और दूसरा मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट आपको किसी भी वजह से आपके डॉक्टर को क्लिनिकली ठीक नहीं लग रही तो पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि उसी लैब में आप बात करें कि ये इस वजह से हमें लग तो रहा है। भारत में घोस्ट डॉक्टर्स भी बहुत होते हैं कि साइन तो है नीचे डॉक्टर का पर चेक किसी लैब टेक्नीशियन ने किया है, इस बात का डर रहता है? तो जैसे NABL अगर लैब है और वो एक्रीडिएटेड लैब है तो डेफिनेटली उनको फिर ये इंश्योर करना ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये फिर हमारी, जैसे हम अगर कोई भी चीज़ खाने की भी ले रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ों को इंश्योर करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ से लेकर, और आजकल तो हम लेबल्स को रीड करने में भी हम FSI का मार्क वगैरह और सब चीज़ें, या FDA का मार्क, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो इसी तरह से लैब पर भी आप इंश्योर कर लें, क्योंकि अगर NABL लैब है तो उनकी कई प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि जैसे इंटर लैब चेकिंग वगैरह, कि वो अपने सैंपल और दूसरी लैब में भेजकर भी चेक करते हैं कि रीडिंग्स ठीक तरीके से स्टैंडर्डाइज है कि नहीं। तो आप NABL के लिए आप ज़रूर इंश्योर कर लें। और दूसरा सैंपल उनका प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप जिस भी जगह पर सैंपल दे रहे हैं और वो किसी और स्टेट में जा रहा है, तो कई बार थोड़ा उसमें काफ़ी कई तरह मतलब के बहुत दूर नहीं जाना चाहिए सैंपल। बहुत दूर अगर जा भी रहा है तो ये इंश्योर करें कि जैसे कि वो टेम्परेचर वगैरह वेल मेंटेन्ड है कि नहीं। और कई बार लोगों का एक ये सवाल भी रहता है कि भाई इतना जल्दी रिपोर्ट कैसे आ गई है, ये अक्सर कई बार रहता है कि अभी तो सैंपल दिया था 2 घंटे में भी आ गई। रिपोर्ट टेस्ट प्रोसेस होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ ऑटोमेशन से होता है, तो रिपोर्टें आपको आ सकती है। पर कुछ टेस्ट होते हैं जिनको कई बार उनको बैचेस में लगाना पड़ता है, कि हफ्ते में 3 दिन लगा रहे हैं, 2 दिन लगा रहे हैं टेस्ट को, तो वो इस वजह से भी डिले हो सकता है लैब टू लैब। और कुछ टेस्ट ही होते हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम ही ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका कल्चर टेस्ट हो गया तो उसको फिर 24 आवर्स लग जाते हैं, 48 आवर्स लग जाते हैं।
विडाल टेस्ट हो गया, उसकी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है, यूरिन कल्चर टेस्ट हो गया, उसकी भी आपका एक दिन के बाद। तो ऐसे कई टेस्ट होते हैं जिनमें लगता है, बट अदरवाइज हार्मोन टेस्ट भी आपको सेम डे मिल सकते हैं, और अदर आपकी जो लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये सब में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। तो ये मानना कि जल्दी आ गई है या सस्ती लैब है तो रिजल्ट खराब होगा, या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। सस्ती, अगर आपकी कोई लोकल लैब भी है और वहाँ पर सब चीज़ें हैं, तो रिपोर्ट मतलब कोशिश लैब अपने यही करती हैं, बट यहाँ पर जिम्मेवारी देखिए इंडिविजुअल लेवल पर हमारी भी बन जाती है कि हम कुछ चीज़ों को इंश्योर ज़रूर कर लें। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कुछ जो मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर या जो पर्सनल लेवल पर चीज़ें हैं, सैंपल देने से पहले वो चीज़ें ज़रूर, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ चीज़ें वो आपके लैब रिपोर्ट को ज़रूर इंटरफेयर करेंगी। और अगर बढ़ी हुई रीडिंग आपको लग रही है तो क्रॉस चेक कराने के लिए पहले लैब को भी आप बोल सकते हैं, वो आपके सैंपल्स को रीचेक करके, क्रॉस चेक करके दोबारा से भी उसको रीरन कर सकती हैं सब। कुछ टेस्ट तो ऐसे भी होते हैं जिनमें 5 से 10% के वेरिएशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती लैब के द्वारा भी, ऐसा मतलब बोल्ड भी आ रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, देखिए कुछ जैसे अब शुगर ही हो गया, फास्टिंग शुगर हो गया, वो रेंज में है थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसको तो खैर ज़्यादा हम वेरिएशन में नहीं कहेंगे। वो तो आप अगर घर पे ग्लूकोमीटर से भी करेंगे तो एक ग्लूकोमीटर से किया, दूसरे से किया तो उतनी रीडिंग चेंज। पर अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट है, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने एक लैब में कोई टेस्ट कराया है वो नॉर्मल आ रहा है और दूसरी में कराया वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल आ रहा है, तो वो नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं हो सकता। नॉर्मल की रेंज में थोड़ा आपका वेरिएशन कई फैक्टर की वजह से हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि सीज़न में सबसे पहले किस सीज़न के अंदर आप दे रहे हैं। जैसे अगर आपका वायरल वगैरह का सीज़न चल रहा है और उस जगह पे क्या चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं, वो एक बार देखना ज़रूरी है। कि अगर आप रूल आउट करना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ डेंगू ज़्यादा फैला हुआ और आप टाइफाइड का ही टेस्ट करा रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो जो चीज़ वहाँ पर जिस वजह से फीवर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उस चीज़ का टेस्ट कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। कई बार कुछ सैंपल तो ये कहा जाता है कि चौथे 5वें दिन ही देने में फ़ायदा है, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। गायनी के सैंपल्स में कई बार ऐसा वेरी करता है साइकिल्स पे, तो उसमें कई बार हार्मोन टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब के लिए अगर गायनी ऐसा रिकमेंड करती है कि इन पर्टिकुलर डेज पर कराना है, तो वो आपको फिर उस पर्टिकुलर डेज पर ही कराना है। उसमें मेंशन किया हुआ होता है डे की, इस डे पर आपको सैंपल देना है, तो उसकी वजह से हार्मोन के टेस्ट के अंदर वेरिएशन आता है, तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये तो गायनी के टेस्ट हो गए। कई बार हम देखते हैं कि डेंगू, टाइफॉइड, चिकनगुनिया, इनके सैंपल भी पहले दिन या दूसरे दिन देने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्या ये बात सच है? हाँ, डेंगू में कई बार होता है और कई तरह की फीवर में भी ऐसा होता है कि जैसे डेंगू में अगर हम बात करें तो डे 1 पर NS1 एंटीजन टेस्ट है, वो एक्यूरेट होता है, वो आ जाता है पॉजिटिव। तो NS1 एंटीजन तो आप फर्स्ट डे की फीवर में भी, जब डेंगू ज़्यादा फैल रहा तो उसको करा सकते हैं। टाइफाइड का जैसे बताया विडाल टेस्ट 1 वीक के फीवर के अंदर कराते हैं, तो ऐसा। बट अदरवाइज कुछ टेस्ट के अंदर आपका जैसे चिकनगुनिया वगैरह या ऐसा कोई सिम्टम आपको लग रहा है, 3-4 डेज में हम वायरल के लिए ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि 3-4 डेज रहा तो उसमें ये टेस्ट आएगा। बट डेंगू का टेस्ट आफ्टर 5 डेज नहीं आएगा। आफ्टर 5 डेज आपका NS1 नेगेटिव आएगा, जबकि उसको एक्चुअल में डेंगू है। तो इसलिए आजकल डेंगू के टेस्ट में भी पूरी प्रोफाइल लिखते हैं वो, IgM, IgG, डेंगू सीरोलॉजी, कि भाई आप 5 दिन बाद भी करा रहे हो तो सीरोलॉजी पॉजिटिव आ गया तो मतलब डेंगू के फेज में ही आप जा रहे हो। तो इस वजह से आजकल वो टेस्ट बंडलिंग हो गई है कि डेंगू, IgM, IgG, और ऐसे वो इसी तरह से लिखा जाता है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा मोटे तौर पर कि अपने ब्लड टेस्ट की या अपनी किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट को आप अगर खुद से रीड करते हैं, पहली बात तो हम उतने जानकार नहीं हैं, ये काम डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप बेसिक रीडिंग्स को समझना चाह रहे हैं तो उसमें कई बार वेरिएशंस की वजह सैंपल देने का समय भी हो सकती है, और कई बार अलग अलग माहौल की वजह से भी उसमें रिजल्ट्स अलग अलग आ सकते हैं। मुद्दा यही है कि आप अपनी लैब पर भरोसा करें और सैंपल देते हुए ये इंश्योर करें कि जहाँ भी आपका सैंपल गया है वो जगह सही है, हाइजीनिक है, उसमें जितने भी एक्रेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मेंटेन्ड हैं, यानी वो लैब आपके टेस्ट को सही तरीके से जांचने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उस पर भरोसा करें। कुछ वेरिएशन 1-2-5% ऊपर नीचे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट बेहद सेंसिटिव होते हैं, उसमें ज़रा सी भी ऊपर नीचे के मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत होती है। ये बात भी आपको आपके डॉक्टर ज़रूर समझा देंगे। अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कम से कम टेस्ट की ज़रूरत पड़े, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ घबराइए नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।